बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो फैक्टर्स हैं उसके बीच में एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और उसके बीच में आपको एंगल निकालना है, जैसे एक वेक्टर ये ए है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी यहाँ पे दिया है, और इन दोनों के बीच में एंगल अगर 30 डिग्री है तो आप बोलोगे कि सर एंगल इसमें 30 डिग्री है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एंगल मेजर करने के लिए जरूरी है कि दो वेक्टर्स का टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए या हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए, तभी आप उन दोनों के बीच में एंगल मेजर कर सकते हो। अगर हम इसको बढ़ा करके ऐसे कर दिए एंगल को अब 60 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ऐसे ही करते करते अगर इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ा करके हम कर दिए 120 डिग्री, तो आप क्या बताओगे कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। ऐसे ही अगर इसको ऐसे टर्न करते चले जाएं, मान लीजिए यहाँ पे है, इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे रोटेट करते करते अगर हम यहाँ पर चले गए, अब पूछे एंगल ए और एंगल बी में जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना एंगल है, तो आप अब बताओगे कि सर इन दोनों के बीच में एंगल ए और बी के बीच में एंगल है 180 डिग्री। अगर इस बार मान लीजिए कि 180 से हम यहाँ पे अगर 30 डिग्री और रोटेट करा दिए, मतलब यहाँ से लेकर के गए और ये टोटल हमने 210 डिग्री रोटेट करा दिया, टोटल रोटेशन की बात करेंगे तो 210 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ए और बी के बीच में, फिर आप क्या बोलोगे 210 डिग्री। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब 210 डिग्री नहीं लेंगे। हम आपको बताए थे कि इन दोनों के बीच में अब हम लोग छोटा वाला एंगल लेते हैं। अब छोटा वाला एंगल तो ये हो गया ना, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो जो 180 में से इन दोनों के बीच का एंगल होगा उसको निकाल देते हैं। मतलब किसी भी वेक्टर के कंडीशन में जो एंगल का वैल्यू होगा, एंगल बिटवीन टू फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता है, इससे बड़ा एंगल 180 डिग्री से बड़ा एंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। अब आप ये वाला एंगल निकालोगे कि ये एंगल कितना है, जैसे ये बताए थे कि 30 रोटेशन है तो 180 माइनस 30 कर दोगे तो कितना हो गया 150 डिग्री। इस कंडीशन में एंगल ए और एंगल बी के बीच में एंगल आप कितना बताओगे कि 150 डिग्री। कहने का मतलब यह हुआ कि दो वेक्टर्स है, उनके बीच में अगर आपको एंगल मेजर करना है, जैसे आपको ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये है, और इसके बीच में अगर ये आपको 240 डिग्री दे दिया है, तो आप जो एंगल मेजर करोगे तो ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, ये छोटा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, अब 360 में से माइनस कर दीजिए छोटा वाला एंगल, यही छोटा वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस 240 डिग्री, और जो आएगा आपको लगभग कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच में ये 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पिछले क्लास में लिखवाए थे कि जब दो एंगल्स होगा, जो दो वेक्टर्स होंगे, अगर वो हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन रहेंगे तो हमेशा हम लोग छोटा वाला एंगल लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस दोनों में एक बड़ा वाला एंगल ये फॉर्म हो रहा था और छोटा वाला एंगल ये फॉर्म हो रहा था, तो इसीलिए हम छोटा वाला एंगल लिए हैं, तो छोटा वाला एंगल ही आपको लेना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ वेक्टर्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहला टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर, अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर ए, और ये आपको अगर एंगल बना रहा है 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो जो एंगल बी होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जितना लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड से दिखाया जाता है, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो दूसरा जो है वेक्टर इतना ही बड़ा होना चाहिए और इसके बीच में भी एंगल कितना होना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होना चाहिए
वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तब इसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी फॉलो करे। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर सेम है और डायरेक्शन सेम नहीं है तो समझ लीजिए वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं द वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम are called इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर के नाम से जानते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, दोनों ही सेम हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर हो। अगर बात करें कि इन दोनों के बीच में, ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा था, मान लीजिए कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल पूछा जाए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बताइए तो क्या होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब आपको बताए थे बिटवीन ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल जो हम लोग बताए थे कि कैसे मेजर करेंगे, किसी एक को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो इसको जब पैरेलली शिफ्ट करके इस बी वेक्टर को यहाँ लेकर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि इसी पर आ जाएगा, और इसी पर इस लाइन पे ही एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो इक्वल वेक्टर होगा उसके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल फॉर्म होता है एंगल ए और बी के बीच में, तो इक्वल वेक्टर हम लोग इसी को बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो वेक्टर है, दूसरे टाइप का जो वेक्टर है उसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं या अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। अनइक्वल और नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, अनइक्वल और नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जब दो वेक्टर कुछ इस तरह से हो कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे इसका डायरेक्शन, इसको पलट दीजिए तो इसी का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइक्वल और नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है। तो याद रखिएगा अनइक्वल और नेगेटिव वेक्टर में आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे इसको, या नेगेटिव वेक्टर। हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का जो है बी वेक्टर वो नेगेटिव है, देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा है, तो इसको नेगेटिव बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे, द वेक्टर विच हैविंग, इसमें भी हैव छूट गया है, लिख लीजिएगा, विच हैव equal magnitude but opposite direction are called negative और unequal vector, unequal और negative vector। अब आपको पूछा जाए कि ये बताइए वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, तो क्या करोगे, बी को उठा करके यहाँ पे ला करके रखोगे, बिल्कुल गलत। हम आपको क्या बताए थे कि इसको कुछ ऐसे शिफ्ट करना है कि ए और बी का या तो हेड एक जगह आ जाए या फिर टेल एक जगह आ जाए। तो देखिए कैसे हम लोग शिफ्ट करेंगे, इसको उठा करके ऐसे यहां तक ला सकते हैं, यहां लाएंगे, तो यहां लाएंगे तो देखिए दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, यहां पर नीचे लाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो याद रखिएगा जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है, एंगल होता है दोनों के बीच में 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर इज 180 डिग्री। दो नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अब ये दोनों में आपको मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव है, मतलब लिख सकते हैं एक वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल है बट इसका नेगेटिव है, और ये नेगेटिव साइन जस्ट इसका डायरेक्शन शो करता है कि वेक्टर ए ऊपर की तरफ है तो वेक्टर बी नीचे की तरफ है। तो ये नेगेटिव साइन जस्ट हमें क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, तो पढ़ते हैं
लाइक वेक्टर के बारे में, लाइक और पैरेलल वेक्टर इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड है वो है लाइक और पैरेलल वेक्टर। तो देखिए लाइक और पैरेलल वेक्टर किस वेक्टर को कहेंगे? ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड जो है वो आपका कैसा भी हो, इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन इसमें नेसेसरी है कि आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वैसे वेक्टर को हम लोग लाइक या पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। द वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर। लाइक या पैरेलल वेक्टर इसको कहा जाएगा जिनके पास क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है। जैसे आपके पास एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर बी है, सेम इसी डायरेक्शन में जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लाइक वेक्टर यानी कि पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, बट ये दोनों वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्वल में मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इन दोनों के बीच में भी अगर एंगल पूछा जाए तो एंगल 0 ही होगा। तो एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज आल्सो 0 डिग्री। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज आल्सो 0 डिग्री। ठीक है, जो भी पैरेलल वेक्टर होंगे उनके बीच में भी जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे इक्वल वेक्टर में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो भी इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर होता है। जितने भी इक्वल वेक्टर हैं वो पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, बट पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। मतलब इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर but every parallel vector is not equal vector, मतलब क्या हुआ, वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर हो जाए। इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब दो पैरेलल वेक्टर कुछ इस तरह से हो कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो जाए। दोनों ही सेम होगा, जैसे ए और बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि जो वेक्टर ए जो है वो बी का पैरेलल है। ठीक है, कह सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं। आप कह सकते हो यहाँ पे देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हम लोग ऐसे अगर मोड में दिखाते हैं तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे इस केस में हमको देख करके ही पता चल रहा है, तो इसीलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, बट हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर है हमारा वो अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट जो वेक्टर है उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक और पैरेलल वेक्टर्स। जो फोर्थ नंबर है ये है अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब ये अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब हुआ कि दो वेक्टर कुछ इस तरह से हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये हो गया और बी वेक्टर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के। वेक्टर ए कुछ ऐसा है और वेक्टर बी कुछ इस तरह से है, तो हम इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, यानी कि एक दूसरे के अनलाइक वेक्टर। अब अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसे वेक्टर, द वेक्टर which have opposite directions
अपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन से इसमें मतलब है, डायरेक्शंस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल और अनइक्वल वेक्टर, सॉरी एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर जो है वो अनइक्वल वेक्टर है वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं। हम लोग अभी देखें कि अनइक्वल वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे है और इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल वेक्टर है, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर कभी भी अनइक्वल वेक्टर नहीं होगा। एक कंडीशन में हो सकता है जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो देखिए इक्वल वेक्टर हम लोग इसको, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर मेजर करना है तो आपको बताए थे कि इसको क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर्स को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाइए तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो याद रखिएगा एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। एंटी पैरेलल एंगल्स के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं नोट में इस बात को कि जितने भी अनइक्वल वेक्टर हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर but एंटी पैरेलल वेक्टर may or may not be अनइक्वल वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है और अनइक्वल वेक्टर है ये, तो इसको एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर अनइक्वल वेक्टर नहीं होता है। यहाँ भी आप देखोगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ और डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो उसको हम अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, या अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव वेक्टर है ना वो आपको एंटी पैरेलल वेक्टर हो सकता है, बट एंटी पैरेलल वेक्टर कभी नेगेटिव पैरेलल वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तब हो सकता है। समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग केस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर है उसको कोप्लेनर वेक्टर के नाम से पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो है कोप्लेनर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। मतलब एक प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों एक ही प्लेन में। अगर एक तीसरा वेक्टर सी लाए, ये भी इसी प्लेन में आ जाए। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इसको टच करेंगे तो सारे पॉइंट टच होंगे, तो ये तीनों जब एक ही लाइन में आ जाएंगे ना तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे हमारा ये वेक्टर है, तीनों एक ही लाइन में है तो कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन इसी तरह से कोई एक ऐसे आ गया तो देखिए ये दोनों प्लेन में है, लेकिन क्या ये इसमें टच हो रहा है, तो ये प्लेन में नहीं है, ये दोनों प्लेन में है। तो याद रखिए कि तीन जो लाइन होगा वो एक दूसरे के प्लेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब सेम लाइन में होगा तभी वो प्लेन में हो सकता है, लेकिन अगर अलग लाइन में रहेगा तो वो प्लेन नहीं होगा। लेकिन दो वेक्टर हमेशा एक दूसरे के प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर, अब दो वेक्टर की बात करें, ये दोनों, अब आप बोलोगे कि सर इसके साथ कैसे है, तो इसके साथ ऐसे टच करेंगे तो ये दोनों इस प्लेन में है। तो ये दो वेक्टर हमेशा प्लेन में होते हैं, लेकिन तीन वेक्टर प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और जो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे ये एक प्लेन में हो गया, उस वेक्टर को, जैसे इसको अगर बाहर निकाल दिए तो ये तीनों एक दूसरे के वेक्टर के एक दूसरे के प्लेनर हैं, लेकिन ये प्लेनर है नहीं। तो इस चारों को पूछा जाए तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होंगे। अगर इसको भी ऐसे ही ला दिया जाए तो ये चारों कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। तो ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करता है वैसे वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। मतलब लिख सकते हैं द वेक्टर which lie in same plane
आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। और याद रखिएगा, दो वेक्टर हमेशा एक दूसरे के कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा प्लेन में रहते हैं। अब किसी दो को लीजिए, इस दो को दोनों प्लेन में है, अगर ऐसा कर दिए तो ये इस वाले प्लेन में हो जाता, ये दोनों। तो किसी दो वेक्टर को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो दो वेक्टर हमेशा एक दूसरे के प्लेन में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, जो एक प्लेन में हो। चलिए अब अगला हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, इसको हम लोग नल वेक्टर और या फिर जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। अब हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो कहीं भी अगर आपका मैग्नीट्यूड जीरो हो जा रहा है और उसके पास कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, तो आप समझिए कि वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। जिसके पास भी जीरो मैग्नीट्यूड आ जाए जिस वेक्टर के पास, उसको हम लोग जीरो या नल वेक्टर बोलेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो है। अब डायरेक्शन है तो इसका मतलब समझिए कि कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, कोई बात नहीं, इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन अगर है तो समझ लीजिए कि उसको जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। क्लास 11th और 12th में हमें इसका ज़्यादा यूज नहीं मिलता है, बट फिर हम लोग जहाँ यूज वगैरह आएगा वहाँ हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन वाला सर्कुलर एक्सेलरेशन में थोड़ा जगह पे कहीं कहीं यूज हो सकता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे जब उसको पढ़ रहे होंगे। चलिए इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, 7th होगा ये। यूनिट वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लीजिए कि अभी तक जो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग हो जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर जो है हमें डायरेक्शंस को बताता है। मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अब ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 यूनिट हो, यानी कि 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये वेक्टर है और ये वेक्टर मान लीजिए 2 यूनिट का है। मान लीजिए इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, एक और एक, यहाँ तक 2 यूनिट। ये कितना हो गया? 2 यूनिट। ये वेक्टर ए है, ये 2 यूनिट है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग 1 यूनिट का ड्रॉ करें और डायरेक्शन वही रहने दें, तो 1 यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होगा इसका हम लोग कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है किसका? ए का। ये बताता है कि इसका यूनिट कितना हो गया? 1 यूनिट। जैसे ये 2 यूनिट था पूरा, इसका 1 यूनिट अगर लेंथ ले लिए तो क्या हो गया? ये यूनिट वेक्टर। अब ये तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि जो भी है आपको दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए इक्वल पार्ट में, और जो एक पार्ट होगा वही आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको ऊपर अगर हम कैप लगाए हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। इसको क्या बोलेंगे? ए कैप, या फिर ए हैट भी बोल सकते हैं और ए कैरेट भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको ए कैप से ज़्यादातर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऊपर में एक कैप लगा देते हैं ऐसे। ये एक स्पेशल वेक्टर है, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमें 2 साल में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। जैसे इसको हम 2 यूनिट मान लिए थे ना, अभी 2 यूनिट माने थे, तो ये उसका हाफ ले लिए थे तो 1 यूनिट हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर ए है। ये वेक्टर ए था, इसका यूनिट वेक्टर ये है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि अलजेब्रिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जानते हो किसी भी वेक्टर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। अब ये दोनों चीज़ जहाँ रहेगा उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है,
तो इस ए वेक्टर के पास दो चीज़ है, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। लेकिन आप बताइए कि क्या करोगे कि मैग्नीट्यूड इसका 1 यूनिट आ जाए। मान लो यहाँ पे कुछ भी रहता, एक्स रहता और कुछ डायरेक्शन रहता, मान लीजिए डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे इसको कि एक्स कैंसिल हो जाए, तो आप क्या करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे तब 1 आ जाएगा यहाँ पे। और कोई भी चीज़ हम करते हैं तो दोनों तरफ करेंगे, यहाँ भी हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर x से डिवाइड करना होता है आपको। उसी तरह से मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट करने के लिए, मैग्नीट्यूड को 1 बनाने के लिए आपको दोनों तरफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, इधर भी मैग्नीट्यूड से और इधर डायरेक्शन तो है ही, तो इधर भी डिवाइड करना होगा। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिए कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट, उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। अब ये कट के क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपका क्या बन गया फॉर्मूला, इसको ए कैप लिखते हैं यूनिट वेक्टर। चलिए, तो यूनिट वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे ए कैप है तो वेक्टर ए को इसके यूनिट, और यूनिट वेक्टर को, यूनिट को हम लोग, मैग्नीट्यूड को हम लोग जानते हैं मॉड से दिखा देते हैं। किसी भी वेक्टर को मॉड के अंदर अगर हम रख दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे अगर हम इसको मॉड के अंदर रख दिए तो ये दिखाएगा यूनिट वेक्टर ए। अगर कहीं आपको यूनिट वेक्टर बी दिया है तो यूनिट वेक्टर बी दिया है तो वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपको यूनिट वेक्टर बी। उसी तरह यूनिट वेक्टर सी है तो वेक्टर सी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो कहीं भी यूनिट वेक्टर निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो वेक्टर ए जो है वो क्या है, ये इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ये यूनिट वेक्टर। अब आप जानते हो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो याद रखिए ये तो 1 यूनिट है, अब 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 में यहाँ पे कोई भी चीज़ रखो, 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या बता रहा है, उसके डायरेक्शन को। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हमें एक सिग्निफिकेंट देता है डायरेक्शन का, मतलब डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है कि इसका ए वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा। ये तो आपको मैग्नीट्यूड बता दिया, तो समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड हमें मिल गया यहाँ से और ये ए कैप हमें डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन का सिग्निफिकेंट होता है। तो लिख लेंगे यूनिट वेक्टर इज द सिग्निफिकेंट ऑफ डायरेक्शन। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको, अब इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब डायरेक्शन को मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे आपको ए कैप के जगह पे कोई डायरेक्शन आएगा तो उस डायरेक्शन को आप बता सकते हो। मतलब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो इस मैग्नीट्यूड को ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, हमेशा डायरेक्शन देता है। अब हम लोग जो डायरेक्शन मेजर करेंगे उसके लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, द वेक्टर विच हैव वन और यूनिट magnitude is called यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, यानी कि यूनिट हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसके डायरेक्शन को देखते हैं कि आखिर ये ए कैप दे दिए, ये डायरेक्शंस कैसे हमें सिंप्लीफाई करता है। तो देखिए ये आपको कैसे डायरेक्शन बताता है। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका तो हम लोग समझ गए, अब उसके डायरेक्शन को समझते हैं कि आखिर डायरेक्शन को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अपने जनरल भाषा में हम लोग जो डायरेक्शन देखे हैं, जो ग्राफ में आपको पढ़ा गया है, वो डायरेक्शन हमारे पास कितना होता है, 6 डायरेक्शन होता है। और बोलचाल में भी हम लोग 6 डायरेक्शन लेते हैं, क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन, यही लेते हैं। ये 6 डायरेक्शन हमारा जनरल है।
लेकिन फिजिक्स में इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 ही डायरेक्शन बना दिया गया। अब इसलिए बनाया गया क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन आप लेते हो आपके लिए वो नॉर्थ होगा, लेकिन आप दूसरे प्लेस में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा कि सूर्य दूसरे तरफ से निकल रहा है और आपका नॉर्थ चेंज हो गया। तो डायरेक्शन हर जगह चेंज न हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में एक अलग ही यूनिट बना देते हैं, अपना सिस्टम बना देते हैं डायरेक्शन का। और जो हम लोग सिस्टम बनाते हैं उसमें 3 ही लेते हैं सिस्टम, एक्स, वाई और जेड। ये 3 एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस, और उससे शर्त क्या है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर, उन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा वो जेड एक्सिस होगा। जैसे हम लोग इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाता है एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे जेड एक्सिस। अब आप बोलोगे कि सर तो हमारे पास तो टोटल 6 डायरेक्शंस थे, तो बाकी 6 डायरेक्शंस कहाँ गए? तो बाकी 6 डायरेक्शन के लिए हम लोग जस्ट इसका अपोजिट ले लेते हैं। जैसे x के उल्टा में लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा x डैश यानी कि -x, और इसके अपोजिट लेंगे तो यहाँ y डैश यानी कि -y, और z को हम लोग कुछ ऐसे दर्शाते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है बोर्ड से बाहर और बोर्ड के अंदर। अब ये तो दिखा नहीं सकते आपको, तो आपको समझना होगा इस डॉट से कि इसका मतलब हुआ यहाँ से 90 डिग्री बाहर आपके तरफ। आपके तरफ को हम लोग क्या ले देते हैं, पॉजिटिव जेड, और जो अंदर की तरफ है बोर्ड के अंदर जेड डैश। अब देखिए 6 डायरेक्शन हो गया। अब इसी डायरेक्शंस को यूनिट वेक्टर जो है स्पेसिफाई करता है, और जो एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को प्लस आई कैप से, अगर कहीं भी प्लस आई कैप दिया है तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो रहा है। अगर कहीं भी वाई एक्सिस की बात हो रहा है मतलब, तो समझ लीजिए कि ये दिखाता है प्लस जे कैप, और उसी तरह से कहीं भी जेड एक्सिस की बात जा रहा है तो समझ लीजिए प्लस के कैप। मतलब इधर है ना, तो वो हम यूनिट वेक्टर में उसको के कैप से दिखाएंगे। उसी तरह से अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रहा है तो ये हो जाता है माइनस ऑफ आई कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रहा है तो इसको माइनस ऑफ जे कैप लिखते हैं, और अगर नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस हो रहा है तो इसको माइनस ऑफ के कैप लिखते हैं। ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के लिए है। अगर आपको कहीं भी माइनस के साथ मिल गया, जैसे आपको मिल गया कहीं एक कोई कार है, मान लीजिए ये कार है और ये ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड इन आई डायरेक्शन, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 आई आपको मिल गया, तो आप क्या कहोगे कि ये कार इस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अभी कहीं आपको कोई दे दिया गया कि कोई एक हेलीकॉप्टर है 100 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा है इन नेगेटिव ऑफ के डायरेक्शन, -100 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन, ये हो गया मीटर पर सेकेंड इन के डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि के डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब ये तो के डायरेक्शन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे जे लिखिए क्योंकि हेलीकॉप्टर तो अंदर नहीं जाएगा, तो माइनस ऑफ जे डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ, मतलब हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया? तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है यही डायरेक्शन बताता है, और ये आपको जे क्या बताता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किस प्लेन में चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सिस पे हम लोग ऐसे इसको समझते हैं डायरेक्शंस को। जैसे कहीं आपको दे दिया गया कि 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है इन के डायरेक्शन, तो किधर लग रहा है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है तो के डायरेक्शन आपके तरफ, 30 डायरेक्शन इन आपके तरफ। तो देखिए ये यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन जो था ये क्या बता रहा है, ये एक यूनिट वेक्टर है और आपको डायरेक्शन पे स्पेसिफाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग यूनिट वेक्टर को बोले थे कि ये डायरेक्शन बताता है आपको, जस्ट डायरेक्शन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। इस पूरे लेक्चर को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर के। ओके।